हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने बिहार का इतिहास कंप्लीट किया है, जिसमें हम लोग बिहार का जो प्राचीन इतिहास है उसको कंप्लीट किया, और अभी से हम लोग प्रारंभ करेंगे मध्यकालीन बिहार का इतिहास। चलिए मध्यकालीन बिहार का इतिहास हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। मध्यकालीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन, है ना, मध्यकालीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास हम लोग ख़त्म करते हैं इसको, है ना। और मध्यकालीन बिहार के इतिहास में हम लोग तुर्क शासन में बिहार को देखेंगे, तुर्क शासन में बिहार को देखेंगे। चलिए पेन भी चेंज कर लिया जाए, है ना। तुर्क शासन में, तुर्क शासन में, है ना, बिहार की जो भूमिका है, बिहार को हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी बिहार स्पेशल, जिसमें हम लोग बिहार का प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार और आधुनिक बिहार को कंप्लीट करेंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए कि तुर्क शासन में जो बिहार है, और तुर्क शासन में बख्तियार खिलजी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर आ जाएगा। तो बख्तियार खिलजी सबसे पहले हम लोग देखते हैं, है ना। बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी हो जाते हैं, और यही बख्तियार खिलजी जिन्होंने तुर्क सत्ता की स्थापना किया था, यही बख्तियार खिलजी जिन्होंने तुर्क सत्ता की स्थापना की, और कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दास था, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दास था, जिन्होंने बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना किया था। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना अगर पूछे तो बताइएगा, बख्तियार खिलजी हो जाएगा। तुर्क सत्ता की स्थापना इसी ने किया था, बख्तियार खिलजी ने। और बिहार की जो मेडिवल बिहार का जो हिस्ट्री है, यहाँ सबसे ज़्यादा सवाल प्रारंभिक जो मेडिवल बिहार है, यही बख्तियार खिलजी से कई बार सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऐबक का यह गुलाम था, ऐबक का यह व्यक्ति दास था, ऐबक का दास था बख्तियार खिलजी, जिसने बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना की। जब इसने तुर्क सत्ता की स्थापना की, तब बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन यहाँ पर चल रहा था। बिहार में छोटे छोटे शासकों का इस समय, यानी कि छोटे छोटे जो राजा थे, छोटे छोटे जो राजा थे, उन्हीं का शासन प्रणाली यहाँ पर चल रहा था। और इसी बिहार में हम लोग देखेंगे, उत्तर बिहार में एक वंश है जहाँ से बीपीएससी ने भी कई बार सवाल पूछा। उत्तर बिहार में इसी समय कर्नाट वंश का शासन चल रहा था। इसी के समय में, बख्तियार खिलजी के समय में ही बिहार के, उत्तर बिहार की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उत्तर बिहार में ही, है ना, उत्तर बिहार में इसी समय उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का भी शासक था, कर्नाट वंश। और कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़, जो पूछा गया प्रश्न है, सिमरावगढ़ है, सिमरावगढ़ है। और यह सिमरावगढ़ वर्तमान में अगर देखेंगे तो वर्तमान में यह नेपाल के क्षेत्र में हो जाता है। सिमरावगढ़ यहीं पर हुआ था जिस समय बख्तियार खिलजी ने शासन व्यवस्था प्रारंभ किया था, जिस समय तुर्क सत्ता की स्थापना की थी, उसी समय उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का भी शासन चल रहा था, जिसने अपनी राजधानी सिमरावगढ़ में बनाई थी। यही कर्नाट वंश है जो मिथिला और तिरहुत के क्षेत्र में इसका विस्तार था। इसी समय आप देख सकते हैं, बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी बिहार, जिसको हम लोग बिहार शरीफ कहते हैं, उदंतपुरी बिहार को इसी समय बख्तियार खिलजी ने, उदंतपुरी बिहार को, उदंतपुरी बिहार जिसको आप बिहार शरीफ कह सकते हैं, है ना, बिहार शरीफ को बख्तियार खिलजी ने 1198 में जीत लिया। 1100, है ना, इस समय देखिएगा तो 1198 में, 1198 ईस्वी में इसने इसको जीत लिया, बख्तियार खिलजी ने। कब? 1198 में बख्तियार खिलजी। और इसी समय आप देखते होंगे, उदंतपुरी को विनाश के साथ साथ नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया। यह प्रमाण सच है या नहीं है, ये डिस्कस्टिंग का विषय है। लेकिन अभी अगर वर्तमान में हम लोग देखेंगे, जैसे आप देख सकते हैं, उदंतपुरी के साथ साथ इसने नालंदा विश्वविद्यालय, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय और यहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय, है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय का, है ना, विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कहा जाता है, नष्ट करने वाला। लेकिन सच में देखा जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो नया रिसर्च आया हुआ है, नया रिसर्च है, उसमें यह कहा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ब्राह्मणों के द्वारा जला दिया गया। क्योंकि अगर देखा जाए तो शुरू से ही, चाहे पुष्यमित्र शुंग की वो बात अगर आपको याद होगा, कहानी आप पढ़े होंगे, तो सबसे ज़्यादा नफरत करने वाला कोई अगर सम्राट था तो पुष्यमित्र शुंग ही था। और पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण कुल से बिलोंग करता था। कहा जाता है, नए जो रिसर्च है उसमें कहा गया है कि ब्राह्मणों ने ही गुस्से में आकर के यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी है आग लगा दी। पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन नालंदा ही लाइब्रेरी था। इतना विशाल, दुनिया में किसी भी कंट्री में इतना विशाल लाइब्रेरी नहीं था। और ये कहा जाता है कि जब इन लोगों ने आग लगाया तो 3 महीने तक धधकता रहा। सोच के देख सकते हैं कितना आलीशान और कितना व्यापक और कितना बड़ा वो लाइब्रेरी होगा, है ना। इसी समय में 1203 और 4 ईस्वी में कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने 1203 और 4 ईस्वी की वो बात है, 1203 और 4 ईस्वी में इसने नदिया पर चढ़ाई कर दी। नदिया कहाँ? बंगाल में। 1203-4 में इसने नदिया पर चढ़ाई कर दी। और नदिया कहाँ पे है? बंगाल में है। नदिया पर चढ़ाई कर दी। कब? डेट को भी याद रखिएगा, ज़्यादा अच्छा फायदा होता है ना। डेट से भी कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। 1203 और 4 में इसने नदिया पर चढ़ाई कर दी। कौन? बख्तियार खिलजी। और इसी नदिया पर ही सेन वंश का शासन था, सेन वंश का। और सेन वंश की राजधानी नदिया था। सेन वंश की राजधानी कहाँ? नदिया। और इसी समय सेन वंश के सम्राट थे जिनका नाम था लक्ष्मण सेन। नाम सुने होंगे आप। इसी समय थे जब बख्तियार खिलजी ने नदिया पर अटैक किया तो यह लक्ष्मण सेन डर से ही बिना लड़े ये भाग गया, बिना लड़े भाग गया। और इस तरह से इस नदिया पर बख्तियार खिलजी का अधिकार हो गया, बख्तियार खिलजी का अधिकार हो गया। और इस पर ही इसी ने बख्तियार खिलजी ने यहाँ पर राजधानी स्थापित की जिसका नाम है लखनौती। और लखनौती में, है ना, लखनौती में बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी को बनाया। इतना ही नहीं, आप देखते होंगे बख्तियार खिलजी की हत्या एक व्यक्ति ने कर दी जिसका नाम है अली मर्दान। बख्तियार खिलजी की हत्या, बख्तियार खिलजी की, है ना, बख्तियार खिलजी की अगर देखा जाए, बख्तियार खिलजी की, चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं, है ना। बख्तियार खिलजी की हत्या, खिलजी की हत्या कर दिया किसने? अली मर्दान ने। अली मर्दान, याद रखिएगा, अली मर्दान के द्वारा इसकी हत्या कर दिया गया। अली मर्दान ने क्या कर दी? हत्या कर दी। और बख्तियार खिलजी का मकबरा है, मकबरा, है ना, बख्तियार खिलजी का मकबरा कहाँ पे स्थापित हुआ? इमादपुर में। इमादपुर में, है ना, इमादपुर में इसका मकबरा को स्थापित किया गया बख्तियार खिलजी का, है ना। बख्तियार खिलजी का मकबरा जो है इमादपुर में स्थापित किया गया। अभी हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने पढ़ा कि जब बख्तियार खिलजी बिहार पर तुर्क सत्ता की स्थापना की तब बिहार के उत्तर में, क्योंकि उत्तर बिहार में एक वंश था जिसका नाम था कर्नाट वंश, है ना। और कर्नाट वंश को भी, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कर्नाट वंश हो जाता है, मिथिला के कर्नाट वंश कह सकते हैं हम लोग, है ना। मिथिला के कर्नाट वंश, है ना, कर्नाट वंश। अगर हम लोग क्षेत्र की बात करें, कर्नाट वंश का क्षेत्र का विस्तार कहाँ कहाँ था? तो तिरहुत और मिथिला का क्षेत्र था जहाँ पर कर्नाट वंश ने अपना शासन व्यवस्था सुचारू रूप से प्रारंभ किया था, है ना। तिरहुत और मिथिला का क्षेत्र था, या तिरहुत और मिथिला का क्षेत्र था जहाँ पे कर्नाट वंश शासन कर रहा था। कर्नाट वंश, और कर्नाट वंश के संस्थापक थे, कर्नाट वंश के संस्थापक, है ना, संस्थापक, एक बार प्रश्न पूछा हुआ था। कर्नाट वंश के संस्थापक थे जिनका नाम था नान्यदेव, है ना, नान्यदेव थे इसके संस्थापक, है ना। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो कर्नाट वंश के संस्थापक हो जाते हैं नान्यदेव। और
इन्होंने अपनी राजधानी बनाई जिसका नाम है सिमरावगढ़। इन्होंने अपनी राजधानी, यानी इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ, तो इन्होंने अपनी राजधानी सिमरावगढ़ बनाई थी, है ना, सिमरावगढ़। इन्होंने अपनी राजधानी सिमरावगढ़ बनाई थी। पूछा गया प्रश्न है कि कर्नाट वंश के संस्थापक कौन है, तो कर्नाट वंश के संस्थापक हो जाते हैं नान्यदेव। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई, सिमरावगढ़, जो वर्तमान कहाँ पर है, वर्तमान में ये नेपाल में पड़ेगा। वर्तमान में यह नेपाल का क्षेत्र है ना, वर्तमान में क्या है, नेपाल का क्षेत्र, जहाँ पे सिमरावगढ़ है, यहीं पर इसकी राजधानी स्थापित किया गया था। जब बख्तियार खिलजी जब कर्नाट वंश पर अटैक किया था, बख्तियार खिलजी का जब आक्रमण हुआ, उस समय कर्नाट वंश के सम्राट थे जिनका नाम था नरसिंह देव। इसी समय बख्तियार खिलजी का जब आक्रमण हुआ, है ना, बख्तियार खिलजी का जब आक्रमण हुआ, तब इस समय कर्नाट वंश के, है ना, कर्नाट वंश के सम्राट थे, कर्नाट वंश के सम्राट थे जिनका नाम क्या था, इनका नाम था नरसिंह देव, है ना, नरसिंह देव नाम था। हालांकि अगर देखा जाए तो कर्नाट वंश नजराना भी भेजता था, लेकिन इस पर अधिकार जमा लिया, क्योंकि इसी समय अगर हम लोग देखें तो ये कर्नाट वंश का सबसे ज़्यादा जो संघर्ष था वो सेन वंश से भी रहा है। शुरू से ही सेन वंश से हमेशा संघर्ष रहा है किसका, कर्नाट वंश का। और बाद में यही बख्तियार खिलजी सेन वंश पर भी अधिकार कर लेता है, है ना। इसी समय हम लोग देखेंगे कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति का आक्रमण होता है जिसका नाम है ना, तुगरिल तुगन। इसी समय यानी कि इसी समय कर्नाट पर, है ना, कर्नाट वंश पर एक आक्रमण होता है जिसका नाम क्या है, कर्नाट वंश पर तुर्क स्थापित किया जाता है जिसका नाम है तुगरिल तुगन, है ना, तुगरिल तुगन, नाम याद रखिएगा, तुगरिल, है ना, तुगरिल तुगन का आक्रमण होता है यहाँ पर, है ना, आक्रमण होता है यहाँ पर कर्नाट वंश पर होता है, जिसकी चर्चा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसकी चर्चा जो है एक तिब्बती धर्मास्वामिन नामक एक व्यक्ति है जो इसकी चर्चा करते हैं। तिब्बती धर्मास्वामिन, है ना, तिब्बती धर्मास्वामिन, है ना, धर्मास्वामिन इसकी चर्चा करते हैं कि कर्नाट वंश पर तुर्क सत्ता को स्थापित किया गया, और तुर्क सत्ता को स्थापित किया तुगरिल तुगल के द्वारा, जिसका चर्चा यहाँ पर तिब्बती धर्मास्वामी ने यहाँ पर किया था। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत में गयासुद्दीन तुगलक जब गद्दी पर बैठा, दिल्ली सल्तनत का, है ना, जब गयासुद्दीन तुगलक जब गद्दी पर बैठा तब इसने कर्नाट को जीत लिया। दिल्ली सल्तनत का, है ना, दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान था जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, है ना, गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक ने, है ना, गयासुद्दीन तुगलक ने इस कर्नाट को जीत लिया। इस कर्नाट को क्या कर दिया, है ना, इस कर्नाट को जीत लिया। कौन, तो गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक ने यह 1324-25 में अभियान किया था, 1324-25 में, है ना, 1324-25 में इसने बंगाल पर, है ना, बंगाल और बिहार पर आक्रमण कर दिया था, अभियान किया था। कब, 1324 और 25 में। और इसी समय कर्नाट पर भी अधिकार जमा लिया। और इस समय कर्नाट वंश के जो सम्राट थे उनका नाम था हरि सिंह देव नाम था, हरि सिंह देव, है ना, हरि सिंह देव नाम था इनका, कर्नाट वंश के। पूछा जा सकता है कि इस समय, है ना, जिस समय गयासुद्दीन तुगलक का आक्रमण हुआ था, जिस समय गयासुद्दीन तुगलक का अभियान हुआ था, उस समय कर्नाट वंश पर शासन कौन कर रहा था, तो हरि सिंह देव थे। और ये कर्नाट वंश के अंतिम शासक हैं, है ना, अंतिम शासक हैं, ये कर्नाट वंश के अंतिम शासक हो जाते हैं, जिनको हरि सिंह देव कहते हैं। इन्होंने पंजी प्रबंध का विकास किया था, इन्हीं ने ही पंजी प्रबंध का विकास किया था,
है ना, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। कर्नाट वंश का अंतिम सम्राट है ये, जिनका नाम था हरिसिंह देव। हरिसिंह देव हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश, जो बिहार पर पहला अभियान किया था, और यह अभियान था 1225 में, और 1225 में इसने बिहार और बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश के बारे में हम लोग कह रहे हैं, है ना। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था, इल्तुतमिश, है ना, इल्तुतमिश पहला सुल्तान था, पहला सुल्तान जिसने बिहार और बंगाल पर अधिकार कर लिया, बिहार और बंगाल पर अधिकार कर लिया, है ना, अधिकार कर लिया। कौन? इल्तुतमिश के बारे में हम लोग बात करें। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक का अभियान होता है बंगाल अभियान के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। फिरोज शाह तुगलक, FST शॉर्ट में इसका नाम है ना, FST। तो फिरोज शाह तुगलक का जो अभियान होता है बिहार बंगाल में, वह 1359 में होता है। 1359 में इसका अभियान बंगाल बिहार में होता है ना। बंगाल बिहार में इसका अभियान होता है, किसका? फिरोज शाह तुगलक का। और कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक यहाँ पटना और गया में आया हुआ था। फिरोज शाह तुगलक पटना, है ना, पटना और गया, है ना, अभी तो नाम बदल करके गया जी रख दिया गया है ना। यहीं पर फिरोज शाह तुगलक बिहार की यात्रा पर आया था, और पटना गया का जो अभिलेख है उससे इसका साक्ष्य प्राप्त होता है। पटना गया का जो अभिलेख है, अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है कि फिरोज शाह तुगलक बिहार आया था। इतना ही नहीं, राजगीर के क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा राजगीर के क्षेत्र में, है ना, राजगीर के क्षेत्र में जो जैन मंदिर है, जैन मंदिर के लिए इसने दान भी दिया था। जैन मंदिर के लिए इसने दान भी दिया था। अनुदान देने का प्रमाण हमको यहाँ से मिलता है, अनुदान देने का प्रमाण हमको प्राप्त होता है यहाँ से, है ना, इसकी प्राप्ति होती है। अब एक चीज़ और भी हम लोग देखेंगे, तुगलक के काल में, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के काल में, यानी कि बिहार की राजधानी जो है बिहार शरीफ बना दिया जाता है। इसी FST के समय में, फिरोज शाह तुगलक के समय में बिहार की राजधानी, है ना, बिहार की राजधानी कहाँ बनाई जाती है? तो बिहार शरीफ बना दिया जाता है ना, बिहार शरीफ बना दिया जाता है, बिहार शरीफ बना दिया जाता है। और यही बिहार शरीफ जो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, बौद्ध धर्म का, है ना, बौद्ध धर्म का यह प्रमुख केंद्र था। कौन सा? तो यही बिहार शरीफ प्रमुख केंद्र था। कहा जाता है कि इसी बिहार शरीफ में मलिक बया, है ना, मलिक बया का मकबरा है। मलिक बया का मकबरा कहाँ पर है? तो मलिक बया का मकबरा यही बिहार शरीफ में हो जाता है। और ये मलिक जो बया हैं, इनका नाम है यहाँ पे मलिक इब्राहिम। मलिक इब्राहिम के नाम से जाने जाते हैं, मलिक इब्राहिम के नाम से, है ना, मलिक इब्राहिम के नाम से ये जाने जाते हैं। बाद में इन्होंने नाम चेंज करके मलिक बया रख लिया, क्योंकि तुगलक के काल में ये बिहार के प्रशासक थे, राज्यपाल थे। क्योंकि तुगलक के काल में, है ना, तुगलक के काल में देखिएगा, तो तुगलक के काल में, है ना, ये प्रशासक थे, ये बिहार के प्रशासक थे। आप राज्यपाल भी कह सकते हैं, बिहार के ये राज्यपाल थे, जिनके मृत्यु के बाद इनका मकबरा कहाँ पे बना? तो बिहार शरीफ में बनता है इनका मकबरा, है ना। जिसकी चर्चा अगर हम लोग देखें, बिहार की जो चर्चा है, मिनहाज ए सिराज की एक रचना है जिसका नाम है तबकाते नासरी। बिहार की चर्चा हमको मिलता है कि ग्रंथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार की चर्चा, है ना, बिहार की चर्चा एक ग्रंथ में मिलता है जिसका नाम है ना, तबकाते नासरी, है ना, तबकाते नासरी। और इसके रचनाकार जो है उनका नाम है मिनहाज ए सिराज, है ना, मिनहाज ए सिराज इन्हीं की रचना है जिसका नाम है तबकाते नासरी। और तबकाते नासरी में
बिहार की चर्चा हमको मिलती है ना, बिहार की चर्चा यहीं पर हमको मिलती है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अफगान शासन में बिहार क्या है, अफगानों के समय में बिहार की स्थिति क्या थी। अफगान है ना शासन में बिहार की स्थिति क्या थी, है ना, अफगान शासन में बिहार की स्थिति क्या थी। आप देखते होंगे सिकंदर लोदी के समय में, सिकंदर लोदी के समय में मतलब दरिया खानूहानी बिहार के राज्यपाल थे। सिकंदर लोदी के समय में, चलिए पॉइंट बाय कर लेते हैं, सिकंदर लोदी के समय में, है ना, सिकंदर लोदी के समय में बिहार के राज्यपाल थे, है ना, बिहार के राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल कौन थे इस समय, तो बिहार के राज्यपाल थे, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है आपसे। सिकंदर लोदी के समय में कब, 1495-96 की बात है, 1495 और 96 की बात है। इसी समय, है ना, इसी समय सिकंदर लोदी ने बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था, जिसका नाम था दरिया खानूहानी। क्या नाम था, दरिया, है ना, दरिया खानूहानी नाम था, नूहानी, दरिया खानूहानी, है ना, बिहार के राज्यपाल बनाए गए थे, दरिया खानूहानी। बाद में सिकंदर लोदी के बाद एक सुल्तान बनते हैं जिनका नाम है इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद, यानी कि इब्राहिम लोदी के मृत्यु के बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो बहार खानूहानी स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है बिहार में। चलिए यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं, इब्राहिम खां लोदी की मृत्यु के बाद, है ना, इब्राहिम खां लोदी की मृत्यु के बाद बिहार का जो राज्यपाल बनता है ना, बिहार का राज्यपाल, है ना, कौन बनाए जाते हैं, तो बिहार का राज्यपाल बनता है दरिया खानूहानी का पुत्र, जिसका नाम है बहार खानूहानी, जिसका नाम क्या है, बहार खां, है ना, बहार खां नुहानी होता है। और ये बहार खां नुहानी इस समय अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है, स्वतंत्र घोषित कर देता है इस समय। कौन, तो बहार खां नुहानी स्वतंत्रता घोषित कर देता है। और इसी समय देखिएगा, इसी समय एक अफगान शासक रहते हैं जिनका नाम था महमूद लोदी, दिल्ली पे वो शासन कर रहे होते हैं, जिनका नाम है महमूद लोदी। और इसी समय, है ना, इसी समय बाबर से बचने के लिए वो डर से भाग करके कहाँ आते हैं, बिहार आते हैं। इसी समय एक अफगान शासक है, अफगान शासक इंपॉर्टेंट है ये वाला, है ना, अफगान शासक है, और अफगान शासक ये डर से भाग करके चले आते हैं कहाँ, बिहार, है ना, जिसका नाम है महमूद लोदी, महमूद, है ना, महमूद लोदी हैं। और महमूद लोदी डर से, यानी कि बाबर से बचने के लिए चले आते हैं कहाँ पे, बिहार चले आते हैं। जब बाबर का आक्रमण होता है बिहार में, और बाबर का आक्रमण होता है 1529 में, 1529 में आक्रमण होता है, जिसको हम लोग घाघरा के युद्ध के नाम से जानते हैं। 1529 में घाघरा का, है ना, घाघरा का युद्ध होता है। कब, 1529 में घाघरा का युद्ध होता है। और इसी घाघरा के युद्ध में बाबर, है ना, और यहाँ पे जो अफगान है, बाबर और जो अफगान है, दोनों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें अफगानों की हार हो जाती है। यहीं पर अफगानों की हार हो जाती है। लेकिन बहुत समय के बाद फिर से शेर शाह नामक एक सुल्तान का, है ना, पुनः उदय होता है, पुनः उदय होता है। बहुत समय के बाद इसी जगह पे फिर से उदय होता है। शेर शाह सूरी के नाम से वो प्रसिद्ध है, शेर शाह सूरी। सबसे ज़्यादा सवाल, है ना, सबसे ज़्यादा सवाल यही से पूछा जाता है, शेर शाह सूरी से। शेर शाह सूरी, है ना, जिनका जन्म 1486 में हुआ था, जिनका जन्म, है ना, जन्म कब हुआ, तो 1486 में जन्म हुआ था, 1486 में जन्म हुआ शेर शाह का। और इनके पिता का नाम था हसन खां, हसन खां इनके पिता का नाम था, है ना, पिता का नाम था हसन खां, हसन खां। और ये सासाराम के जागीरदार थे। हसन खां जो है सासाराम के, है ना, सासाराम के
सासाराम के ये जागीरदार थे, है ना, जागीरदार थे, ये सासाराम के जागीरदार थे शेरशाह। कहा जाता है कि बचपन में इनका नाम था फरीद खां। बचपन में इनका नाम है ना, बचपन का नाम भी देख लीजिए, बचपन में इनका नाम था फरीद खां, है ना, फरीद खां कहा जाता है बचपन में, फरीद खां। बाद में एक सुल्तान हुए, है ना, बाद में एक सुल्तान हुए जिनका नाम था बहार खां नुहानी। बहार खां नुहानी नाम था, और यही बहार खां नुहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि से सम्मानित किया। बहार खां नुहानी, है ना, बहार खां नुहानी, और बहार खां नुहानी ने इस फरीद खां को शेर खां कहा, शेर खां की उपाधि से सम्मानित किया, शेर खां की उपाधि से सम्मानित किया। कहा जाता है कि यही बहार खां नुहानी की मृत्यु हो जाती है। बहार खां नुहानी की जब मृत्यु होती है तो बहार खां नुहानी की मृत्यु के बाद इनकी जो विधवा पत्नी है जिनका नाम है दुद्दू बेगम, इनके विधवा, है ना, विधवा का नाम होता है दुद्दू बेगम, और दुद्दू बेगम से शेर खां विवाह कर लेते हैं। शेर खां, है ना, शेर खां ये विवाह कर लेता है, और विवाह करने के बाद पूरे बिहार पर इसका अधिकार हो जाता है। पूरे बिहार पर शेर खां का अब अधिकार हो जाता है ना, पूरा अधिकार हो जाता है इसके क्षेत्र पर। यहीं पर इसका अधिकार जो है शेर खां का क्या होता है, पूरे अधिकार हो जाता है यहीं पे। और इस तरह से बिहार क्षेत्र जो है ना, बिहार क्षेत्र, इस पर शेर खां अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने लगते हैं। इतना ही नहीं, 1534 में आप देखते होंगे, 1534 में सूरजगढ़ का युद्ध होता है ना, सूरजगढ़ का युद्ध होता है। कब? 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई होती है जिसमें बंगाल पराजित होता है और बंगाल पर अधिकार कर लिया जाता है 1534 में। 1534 में आप देखिएगा तो इसी समय बंगाल जो है, बंगाल पराजित हो जाता है, और बंगाल पराजित हो जाने के बाद बंगाल पर भी अधिकार, है ना, बंगाल पर भी अधिकार जो है शेरशाह का हो जाता है 1534 में। यहीं से शुरुआत होता है अगर सच देखा जाए, है ना। पानी ला दीजिए। अगर देखा जाए यहीं पे, तो जब ये यानी कि दुद्दू बेगम से विवाह करते हैं और जब ये बिहार पे अधिकार कर लेते हैं तो इनकी शक्तियां धीरे धीरे बढ़ जाती हैं, और शक्तियां इतना बढ़ती है कि बाद में 1534 में सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल को पराजित कर बंगाल पर भी अधिकार जता लेता है। इतना ही नहीं, आप देखते होंगे 1539 की वो कहानी है ना, 1539 में, है ना, जहाँ पर चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध हुआ था कब? 1539 में हुआ था। और इसी चौसा का युद्ध में एक तरफ थे दिल्ली के बादशाह थे जिनका नाम था हुमायूं, है ना, हुमायूं, दिल्ली के बादशाह थे हुमायूं, और एक तरफ थे शेर खां, एक तरफ से शेर खां, है ना, एक तरफ कौन थे? शेर खां थे। और इसी चौसा के युद्ध में हुमायूं जो है यह बुरी तरह हार जाता है और शेर खां यहाँ पे जीत जाते हैं। इसी जीत होने के उपलक्ष्य में शेर खां यहाँ से खुद को शेर शाह की उपाधि धारण करता है। शेर शाह की, है ना, शेर शाह की उपाधि जो है यहीं पर धारण करता है, वह उपाधि धारण करता है। 1539 में चौसा का युद्ध होता है और चौसा के युद्ध में हुमायूं पराजित हो जाते हैं और यहाँ पे शेर खां का विजय हो जाता है। इसी विजय के उपलक्ष्य में ये शेर शाह की उपाधि धारण करते हैं। इसके बाद 1 साल के बाद आप देख सकते हैं 1540 में, है ना, 1540 की वो कहानी है। 1540 में कनौज का युद्ध होता है जिसको हम लोग बिलग्राम के युद्ध भी कहते हैं, है ना, कनौज का युद्ध कहिए, है ना, कनौज का युद्ध कहिए या बिलग्राम का युद्ध कहिए, बिलग्राम का, है ना, बिलग्राम का युद्ध कहिए, बात बराबर है। इसी कनौज के युद्ध में फिर से आमना सामना होता है किसका? शेर शाह का। शेर शाह का सामना होता है किससे? हुमायूं से होता है, हुमायूं से। कब? कनौज की युद्ध में 1540 में, जिसको हम लोग बिलग्राम के युद्ध कहते हैं। और इसी में शेर शाह जीत जाता है और यहाँ पे हुमायूं बुरी तरह पराजित हो जाते हैं, बुरी तरह ये पराजित हो जाते हैं। और यहीं से शेर शाह दिल्ली की गद्दी पर, है ना,
अधिकार जमा लेता है दिल्ली की गद्दी पर, और यहीं से सूर्यवंश की स्थापना कर दिया जाता है दिल्ली में, है ना। सूर्यवंश की स्थापना कर दिया जाता है। बिहार का पहला वो सुल्तान, है ना, बिहार का पहला वो सुल्तान, ठीक है, जो दिल्ली की गद्दी पर और दिल्ली की गद्दी को धारण करता है, सूर्यवंश का संस्थापक बन जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं 1541 में, है ना, 1541 में शेरशाह के द्वारा पटना का दुर्ग बनवाया जाता है। 1541 में शेरशाह के द्वारा पटना का, है ना, पटना का दुर्ग बनवाया जाता है। दुर्ग बनवाया जाता है ना, बनवाया जाता है कब? 1541 में। और इस समय इसी पटना को बिहार का राजधानी बना दिया जाता है। बिहार का, है ना, राजधानी बना दिया जाता है इसी के समय में। पटना जो है यह शेरशाह के द्वारा दिया गया नाम है, यह जिसका वर्णन हमको अब्दुल्लाह के तारीख दाऊदी में मिलता है। इसका वर्णन, है ना, वर्णन की अगर हम लोग बात करें, वर्णन, है ना, पटना का जो दुर्ग बनता है इसका वर्णन हमको अब्दुल्लाह के तारीख दाऊदी में मिलता है। तारीख दाऊदी में, दाऊदी और तारीख दाऊदी के जो रचनाकार हैं अब्दुल्लाह हो जाते हैं। अब्दुल्लाह, है ना, अब्दुल्लाह की रचना है यह तारीख दाऊदी, जिसमें इसकी वर्णन मिलता है हमको 1541 वाला। अब यहाँ से सिलसिला शुरू हो जाता है शेरशाह का। 1543 में, है ना, 1543 में शेरशाह के द्वारा, 1543 में शेरशाह के द्वारा जीता जाता है रायसीन। रायसीन को, है ना, रायसीन को जीत करके इस पर अधिकार कर लिया जाता है शेरशाह के द्वारा 1543 में। 1544 में मारवाड़ को विजित कर लिया जाता है। 1544 में मारवाड़ को, है ना, मारवाड़ को विजित कर लिया जाता है, मतलब जीत लिया जाता है, मारवाड़ को जीत लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 1545 में कालिंजर पर अधिकार कर ली जाती है। कालिंजर पर, है ना, कालिंजर पर अधिकार हो जाता है। कालिंजर पर अधिकार हो जाता है। यही 1545 में, है ना, गोला बारूद, अगर देखा जाए तो गोला फटने के कारण यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। गोला फटने के कारण, है ना, गोला फटने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है शेरशाह का इसी जगह 1545 में। 1545 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अपने जीवन काल में ही शेरशाह सासाराम का मकबरा स्थापित करते हैं। अपने जीवन काल में ही शेरशाह के द्वारा सासाराम का, है ना, सासाराम का ये जो मकबरा है, मकबरा का निर्माण करते हैं। सासाराम के मकबरा का निर्माण, जिसका निर्माण शेरशाह के द्वारा किया जाता है। निर्माण अगर देखेंगे तो निर्माण इसका शेरशाह के द्वारा किया जाता है। थोड़ा बहुत अगर बच जाता है तो इनके पुत्र इसका निर्माण करवाते हैं। और यह शेरशाह का जो मकबरा बनता है यह कृत्रिम झील के बीचों बीच में है। यह कृत्रिम, है ना, कृत्रिम झील के मध्य में इसको बनाया जाता है। बड़ा सुंदर तरीके से इसको बनाया जाता है। सासाराम का जो मकबरा है, यहाँ पे आकार में अगर देखेंगे, सासाराम के मकबरा का आकार अगर देखा जाए, क्योंकि आकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, अष्टकोणीय हो जाता है। अष्टकोणीय मकबरा बनवाया जाता है। और इस मकबरा में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। लाल बलुआ पत्थर, है ना, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। इतना ही नहीं, यहाँ पर बिहार में रोहतास का किला भी बनवाया जाता है। इसी समय देखिएगा कि बिहार में, है ना, बिहार में रोहतास का किला भी बनता है। बिहार में रोहतास का किला बनाया जाता है। किसके द्वारा? शेरशाह के द्वारा बनाया जाता है। रोहतास का किला बनाया जाता है। और शेरशाह के द्वारा एक प्रणाली की इजाद की गई जिसको हम लोग बोलते हैं जब्ती प्रणाली। जब्ती प्रणाली कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है जब्ती प्रणाली। आखिर ये जब्ती प्रणाली बार बार एग्जाम में क्यों पूछा जाता है ना? तो जब्ती प्रणाली के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो यह शेरशाह के द्वारा चलाया गया था।
और ये भूमि के आधार पर लगान लेने की एक प्रणाली थी, एक सिस्टम था। भूमि के आधार पर लगान लिया जाता था, है ना। भूमि के आधार पर, भूमि के आधार पर, है ना, लगान लिया जाता था। भूमि के आधार पर लगान लिया जाता था यहाँ पे, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये सिस्टम इतना खूबसूरत था कि आगे चल के मुगल बादशाह अकबर के द्वारा इसको अपना लिया गया, है ना। अकबर के द्वारा इसको अपनाया गया, है ना, अपनाया गया। इसको जब्ती प्रणाली को अपना लिया गया। जब्ती प्रणाली को क्या किया गया? अपना लिया गया। इतना ही नहीं, है ना, इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं, क्योंकि शेरशाह जब गद्दी पे बैठे तो शेरशाह ने एक बड़ा ही खूबसूरत शासन प्रणाली का इजाद किया था। कहा जाता है कि शेरशाह, है ना, शेरशाह शासन प्रणाली के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। शासन प्रणाली, है ना, शासन प्रणाली अगर देखिएगा तो शेरशाह का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। और यही वजह था कि इसने संचार व्यवस्था को लागू किया। इसने संचार व्यवस्था को, है ना, ये संचार व्यवस्था को इसने लागू किया। इतना ही नहीं, संचार व्यवस्था के साथ साथ इसने डाक व्यवस्था को भी मजबूत बनाई। डाक, है ना, डाक व्यवस्था को भी मजबूत बनाई शेरशाह के द्वारा। और इसने सैन्य व्यवस्था को भी सुचारू ढंग से, सैन्य व्यवस्था को, है ना, सैन्य व्यवस्था को भी बहुत मजबूत बनाया। और इतना ही नहीं, इसने राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार किया। यह राजस्व व्यवस्था में, है ना, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार किया, है ना, व्यापक सुधार किया। किसके द्वारा? तो शेरशाह सूरी के द्वारा किया जाता है। शेरशाह की मृत्यु के बाद इसके पुत्र गद्दी पर बैठे। शेरशाह की मृत्यु के बाद इसके पुत्र गद्दी पे बैठे, जिसका नाम था जलाल खां। और जलाल खां ने खुद उपाधि धारण की, और ये उपाधि था इस्लाम शाह का। शेरशाह के मृत्यु के बाद, है ना, शेरशाह के मृत्यु के बाद इनके पुत्र गद्दी पर बैठा, जिसका नाम था जलाल खां, है ना, जलाल खां कहा जाता है, जलाल खां। और जलाल खां ने स्वयं एक उपाधि धारण की, जिसको इस्लाम शाह बोलते हैं, है ना। इस्लाम शाह की उपाधि धारण इसने किया था, उपाधि धारण इसने किया था, है ना, उपाधि धारण की। शेरशाह के बाद जितने भी उत्तराधिकारी गद्दी पे बैठे वो बहुत ही कमजोर थे, अयोग्य थे। और यही वजह था कि बाद में सूर्यवंश 3 भागों में विभाजित हो गया। यही बाद में सूर्यवंश जो है ना, सूर्यवंश का विभाजन हो जाता है। सूर्यवंश का बाद में यही सूर्यवंश जो है, यही सूर्यवंश, इस सूर्यवंश का विभाजन हो जाता है। और विभाजन हो जाता है 3 भागों में, है ना, 3 भागों में इसका विभाजन कर दिया जाता है। और इस तरीके से आगे चल करके 1555 में एक युद्ध होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1555 में एक युद्ध होता है, जिसको हम लोग मच्छीवाड़ा का युद्ध कहते हैं, सरहिंद का युद्ध कहा जाता है ना, सरहिंद का युद्ध कहा जाता है, सरहिंद का युद्ध कहा जाता है, या मच्छीवाड़ का भी युद्ध कह सकते हैं, है ना, मच्छीवाड़ का भी युद्ध कह सकते हैं। और इसमें 2 शक्तियां आमने सामने होती है। एक हो जाते हैं हुमायूं, है ना, और दूसरे तरफ होते हैं यहाँ पे ये अफगान हो जाते हैं, है ना, अफगान शासक हो जाते हैं। यहाँ पे अफगान शासक, 2 लोगों के मध्य में ये युद्ध हो जाता है। एक तरफ है हुमायूं और दूसरे तरफ है अफगान शासक। 1555 में कौन सा युद्ध है? सरहिंद का युद्ध है, जिसको मच्छीवाड़ का युद्ध भी हम लोग कहते हैं। और इसी समय बुरी तरह सूर्यवंश की हार हो जाती है। इसी समय, है ना, अफगानों की जो है, सूर्यवंश का जो है, इसी समय सूर्यवंश का अंत हो जाता है ना, यहाँ पे अंत हो जाता है सूर्यवंश का। सूर्यवंश का क्या होता है? अंत हो जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुगल काल में बिहार।